बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, ये मुआहदा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर एक डिवाइड पैदा कर रहे हैं। जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में मुआहदा हुआ, पहले तो ये समझ लें कि अभी तक हम क्या जानते हैं और ये मुआहदा है क्या। तैयब उर्दगान का एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उन्होंने वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 का हवाला दिया था। ये जो आर्टिकल है, ये दिफाई नुक्ता नज़र से इजाज़त फराहम करता है ममालिक को या उनके जो अलाइंस बने हुए हैं उन्हें, कि वो अपना दिफा कर सकें किसी भी जारहियत की सूरत में। लेकिन ये चीज़ें कंडीशनल होती हैं। एक्चुअली मुआहदा क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसका हमें आइडिया आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक तो चीज़ें होंगी, क्योंकि 3 ममालिक अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान नहीं भी करेंगे तो ये चीज़ें मजीद ममालिक जब इसमें शामिल होंगे, फ़र्ज़ करें मिस्र इसमें आ जाता है, यूएई आ जाता है, कुवैत या कतर इसमें शामिल हो जाते हैं, या बहरीन इसका हिस्सा बनता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मुस्तकबिल में पता चलेंगी। या तुर्की से आपको खबरें मिल जाएंगी, क्योंकि तैयब उर्दगान ने तो एक आर्टिकल का हवाला भी दे दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा का है। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक इन्फॉर्मेशन दी, और वैसे ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी है। पाकिस्तान के मीडिया को DGISPR की जानिब से या ISPR के महकमे की जानिब से कुछ हदायत जारी की गई हैं इस मुआहदे को लेकर। अब पाकिस्तान के जो न्यूज़ रूम्स हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ISPR की जानिब से उन्हें बाउंड कर दिया गया है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी इस मुआहदे को लेकर। इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि इस मुआहदे को किसी भी किस्म के एटमी ताउन के हामिल इक़दाम के तौर पर पेश ना किया जाए। यानी पाकिस्तान के पास क्योंकि एटम बम है, तुर्की के पास और सऊदी अरब के पास नहीं है, तो इससे ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो एटमी सलाहियत है या हमारे पास जो एटम बम है वो भी मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसे किसी इस्लामी फौजी इत्तेहाद या मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई दिफाई ब्लॉक की बुनियाद पर पेश ना किया जाए, इस तौर पर इसको पेश ना किया जाए। देखिए, पाकिस्तानियों को तो ये चूरन दिया जाता है कि ये खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ हमारा जो मुआहदा है ये हरमैन पाक की हिफाजत के लिए है, लेकिन यहाँ पे मीडिया को कहा गया कि आपने ये इस तरह का कोई इस्लामी ब्लॉक टाइप का भी आपने पेश नहीं करना। माजी में इसके बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, और इसे नेटो तर्ज के इज्तिमाई दिफाई इंतजाम के तौर पर ना तो बयान किया जाए और ना ही इससे इसका मवाजना किया जाए। यानी नेटो के साथ इसका आपने मवाजना नहीं करना, वरना उन्हें यह लगेगा कि उनके खिलाफ एक और फोर्स खड़ी होगी है, सामने आ गई। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर ये मुआहदा है क्या। इसमें ना ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजीर दिफा है, वो वहां पे मौजूद भी थे। उन्होंने इसको दहशतगर्दी के हवाले से एक मुआहदा करार दिया है। अभी इसकी शक्लें सामने नहीं आई, लेकिन दहशतगर्दी उन्होंने कहा जैसे कि सऊदी अरब को खतरा है हौसियों से, वो दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तानियों को खतरा है अफगानियों से, वहां से दहशतगर्द TTP वाले आते हैं। इसी तरह कुर्द जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं वहां पे तुर्की के अंदर, और तुर्की भी दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क रहा, वहां खुद कुछ धमाके भी होते रहे, बहुत दहशतगर्दी हुई है। तो उन्होंने इसको इस ऑर्बिट में देखा। देखें, इस वक्त जो सऊदी अरब के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है वो यमन के अंदर जो हौसी हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए और उनके साथ फिर एक लड़ाई की जाए तो आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, ना कि आप किसी मुल्क से लड़ रहे हैं। तो ये एक और एंगल है इस चीज को देखने के लिए। फ्यूचर में ये और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें वो ये कहते हैं जी कि लोग खुश नहीं हो रहे। ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा मुआहदा हो गया वो खुश नहीं होते। तो मैं आपको एक सादी सी चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं जो अपनी हर कामयाबी पे खुश होते हैं, हर नाकामी के ऊपर वो दुखी हो जाते हैं। मगर टाउट्स पता क्या चाहते हैं? टाउट्स ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान को बतौर मुल्क या कौम कोई भी कामयाबी मिले तो उसको जवाज दिया जाए जालिमों के इक्तदार के लिए। यानी अगर पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों के मुल्क को कोई भी कामयाबी मिलती है तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी उस कामयाबी पे खुश हों, बल्कि वो जवाज के तौर पे पेश करेंगे, जनाब ये अब बंदे जो है ना, चाहे इन्होंने हलफ तोड़ा, चाहे ये जाली तरीके से आए, अब ये मुसल्लत हैं, इनको आप माने कि ये अच्छे लोग हैं, या ये लोग जो है इनको जस्टिफाई किया जाए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मुआहदा बहुत अच्छा है, मगर इससे जाली हुकूमत असली नहीं बनेगी। ये मुआहदा बड़ा जबरदस्त है, शानदार है, मगर जो 45 और 47 का फर्क है उसे ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकेगा। ये मुआहदा तारीखी नौइयत का है, मगर ये आइन की खिलाफ वर्जियों और हलफ तोड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये मुआहदा कमाल है, मगर ये इंसानी हकूक की पामालियों और बार बार रियासती कत्लेआम पर पर्दा नहीं डाल सकता। ये मुआहदा जितना भी अच्छा हो, ये जबरी गुमशुदगियों का बोझ नहीं उठा पाएगा। इस मुआहदे को आप सोने से लिख लीजिए, मगर ये जेलों में पड़ी बेगुनाह खवातीन को गुनाहगार या मुजरिम साबित नहीं कर सकता। ये मुआहदा फ्रेम करवाकर हर पाकिस्तानी के घर में लगवा दीजिए,
मगर ये मुआहिदा 9 मई, 26 नवंबर, मुरीद के, रावलाकोट और बहुत सारे होने वाले जो कत्लेआम हैं उन्हें जायज करार नहीं दे सकता, उन्हें जायज नहीं कर सकता। लोग इस मुआहिदे से जितने भी खुश हों, ये उनकी जिंदगियों को नहीं बदल सकता। जो तल्ख हकीकतें हमारे सामने मौजूद हैं उन्हें तब्दील नहीं करेगा ये मुआहिदा कभी भी। क्या इस शानदार मुआहिदे में ये लिखा हुआ है कि आज के बाद कोई भी बंगाली, महाजर, पठान, बलूच, कश्मीरी या पंजाबी और सिंधी गद्दार नहीं कहलाया जाएगा? ये आग तो अब जलती रहेगी ना, ये आग तो लगाई गई है, ये तो बुझने की नहीं है। फिर कौम खुद तो खुश है। एक बात याद रखिएगा, कौम तो खुश है मुआहिदे से कि ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली एक मुआहिदा हुआ और सारे ही इससे खुश हैं। लेकिन अंसार अब्बासी और इस जैसे लोग ये साबित करने के लिए तुले हैं कि नहीं नहीं, लोग खुश नहीं है। भाई क्यों नहीं खुश? लोग खुश हैं, लेकिन वो इन जाली हुक्मरानों और जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। ये है थोड़ा सा फर्क, ये टाउट्स को समझ नहीं आएगा। टाउट्स ये चाहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान का कुछ भी अच्छा हो जाए तो फौरी तौर पे आसिम मुनीर साहब के तमाम मजालिम को तस्लीम कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ये जुल्म भी करे तो कोई बात नहीं, इसने अच्छा किया। नहीं, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा। जो जुल्म शहबाज शरीफ सरकार ने किया वो जुल्म ही रहेगा। जो जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो जुल्म ही रहेगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आपके गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल देगा, वो गुनाह वहां पे मौजूद रहेंगे, वो जराइम आपके वहां पे मौजूद रहेंगे। यहां हल्फ तोड़ा गया, यहां आइन तोड़ा गया, ताहयात इस्तिस्ना लिए गए, यहां पे जो है इंसानी हकूक की पामालियां की गई, यहां पे इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया गया, कत्लो गारतगिरी की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत डबो दी गई, पाकिस्तान के अमनो अमान को दहशतगर्दों को लाकर बसाकर बर्बाद कर दिया गया। ये थोड़े से मैंने आपको बताया, बहुत सारे जराइम की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। वो सारे जराइम जस्टिफाई कैसे हो सकते हैं एक मुआहिदे के बाद? यानी पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाए तो ये कहते हैं जनाब फील्ड मार्शल का शुक्रिया, अब आप सारे गम भूल जाएं। क्यों जी भूल जाएं? पाकिस्तानी जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया वो लोग सामने आए। हो सकता है कल को वो PMLN को मुंतखब कर दें, बिलावल को कर दें, जमात इस्लामी या फजलुर रहमान को कर दें, या PTI को दोबारा कर दें। तो जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। और इसको ना आप जोड़ के नहीं देख सकते चीजों को, ये बहुत कम्प्लेक्स है। लोग दुखी हैं, तकलीफ में है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, इदारों के साथ उनकी एक दूरी पैदा हो गई है। अब ये मुआहिदे उन दूरियों को खत्म नहीं कर सकते। लोग इस मुआहिदे से खुश जरूर होंगे, लेकिन वो जो गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उन्हें आप खत्म नहीं कर सकते। 27 सितंबर को एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा। एक तो बैरिस्टर गौहर की वालदा का इंतकाल हुआ, वो काफी रंजीदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सब्र अता फरमाए। और ये बड़ा नुकसान होता है किसी भी बेटे के लिए, उसकी माँ चली जाए तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी यहाँ रुकेगा नहीं, 27 तारीख को एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, बल्कि ये एक लंबा एहतजाज होगा और प्लानिंग करके आएंगे। अब ये प्लानिंग क्या है, किस तरह से है, इसकी तैयारियां बड़े जोरों शोर से होनी चाहिए। यहाँ पे एक एक मिनट कीमती है, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं, मैं रोजाना एक वीलॉग करके आपको बताता हूँ कि अभी तक तैयारियां हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। ना तो इत्तेहादियों के साथ कोई मुशावरत अभी शुरू की गई है, ना तो बड़ी तेजी से जो है वो तैयारियां की जा रही है, ना नौजवानों को मोटिवेट किया जा रहा है, ना ग्राउंड के ऊपर टीमें बनाकर निकाली गई हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ये निकलते हैं और पैदल जाते हैं, स्वाबी तक गाड़ियों में जाते हैं और वहां से आगे ये पैदल इस्लामाबाद जाते हैं, तो इनको चंद दिन लगेंगे पहुंचने में, और वो चंद दिन मौजूदा सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ जाएंगे अगर लाखों लोग शामिल हुए इस काफिले में जो बढ़ रहे होंगे इस्लामाबाद की जानिब। तो फिर ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा उनके लिए। नाज़रीन, जैसे ये पता चला सरकार को कि अब यहाँ पे एहतजाज की तैयारियां हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा निकलेगी, तो देखिए उनके पास कितना वक्त है। उनके पास बहुत वक्त है। उन्होंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुताल्लिक एक अहम तरीन बंदे को गिरफ्तार करने के लिए प्लान किया, और वो बंदा है आमिर मुगल। आमिर मुगल जो है वो तब से अब तक रूपोश है, लेकिन रूपोश होने के बावजूद वो हर मुजाहरे के अंदर भी आ जाते हैं और वो निकल कर एहतजाज भी करते हैं। वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो जुड़वा शहर है वहां के नौजवानों को मोटिवेट भी करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक पकड़े नहीं गए। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसके पीछे एक वजह यह भी है कि वो भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर भी, और वो अपने तरीके से चलते हैं। अब सबीन यूनस साहिबा हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार ऐसे किया गया कि अगवा कर लिया गया इन्हें इनके घर से। यानी 6 अगस्त की सुबह 8 बजे दरवाजा खटका, सबीन यूनस ने गेट खोला तो सादा कपड़ों में मलबूस अगवाकारों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में लेकर निकल गए। सबीन यूनस के शौहर मुल्क से बाहर रहते हैं
मुलाजमा और बच्चे जो है वो अपने कमरों में सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं चला कि खातून घर से अगवा होकर चली गई है। नामालूम मुकाम पर ले जाया गया खातून को, और ये वकील के जरिए से मालूमात आमिर मुगल तक पहुंची हैं। जब सबीन यूनुस को बाद में पेश किया गया अदालत में, तो वकील के जरिए से उन्होंने ये सारी मालूमात आमिर मुगल तक पहुंचाई हैं, उससे पहले उन्हें नहीं पता था। वो ये कहते हैं उन्हें नामालूम जगह पर ले गए और उन्हें कहते रहे कि किसी तौर भी आमिर मुगल को पकड़वा दो, तुम्हें हम छोड़ देंगे। आमिर मुगल की किससे ज्यादा दोस्ती है, किसके साथ सफर करता है, एहतजाज में कैसे आया, किसके साथ आया, किसके साथ वापस गया, किस किस पर वो ज्यादा एतमाद करता है, किसके पास रुकता है, ये सब कुछ तुम हमें बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहते हैं 11 बजे जब बच्चे उठे तो बच्चों ने बार बार अपनी माँ को फोन करना शुरू किया। तो अगवाकारों ने कहा कि अपने बच्चों से कहो कि एहतजाज की वजह से गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए मैं किसी रिश्तेदार के घर आ गई हूँ। शाम तक तकरीबन 3 बार सबीन यूनुस ने आमिर मुगल को फोन किया और उनसे पूछा कि सब खैरियत है, आप एहतजाज करके वापस निकल गए हैं, कोई मसला तो नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे भी गिरफ्तार होने का खदशा है, तो मैं क्या करूं। तो आमिर मुगल कहते हैं मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये सबीन यूनुस किसी की कैद में या किसी ने इन्हें पकड़ा हुआ है। तो मैंने इनको यही कहा ठीक है आप साइड पे रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मुझे अंदाजा नहीं हुआ वो ये कहते हैं कि सबीन यूनुस के अगवाकार जो है वो फोन करवा रहे हैं। फिर दोबारा फैमिली से बात करवाई सबीन यूनुस की और उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि खतरा है, मैं आज रात बाहर ही रहूंगी। और फिर अगले दिन 3 बजे उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया, जब आमिर मुगल को पकड़ने में पाकिस्तान के जो सपूत है वो कामयाब ना हो सके। अब उन्हें डाल दिया गया जो F10 में कश्मीरियों के हक के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, उसमें डाल दिया गया। यानी आप अंदाजा करें कि एक इज्जतदार खातून है, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, उन्हें आते हैं उनके दरवाजे से अगवा करके ले जाते हैं। फैमिली को कुछ पता नहीं कि घर की खातून दरवाजे से अगवा हो गई। और अगले दिन दोपहर 3 बजे तक, यानी अगले दिन सुबह 8 बजे जो है वो हो गए 24 घंटे, और उसके बाद आप 7 घंटे और डाल लें तो ये 31 घंटे तक एक खातून को जबरी तौर पे गुमशुदा रखा गया और उनसे कोशिश की गई कि वो किसी और को भी पकड़वा दें। अब ये पॉलिटिकल खातून है, एक आम इज्जतदार घराने की खातून है। देखें कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है ये पाकिस्तान में की जा रही। क्या ये ज्यादतियां इस मुआहदे से खत्म हो जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं, लोग नहीं भूलेंगे इसे। आजाद कश्मीर के सहाफियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनके खानदानों को हरास किया जा रहा है। हमारे सैकड़ों सहाफियों का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, उनमें बहुत सारे इस्लामाबाद में भी काम करते हैं। उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है कि आजाद कश्मीर में हमने किसी आवाज को छोड़ना ही नहीं है। हर एक को पकड़ा जा रहा है, हर एक के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों की खवातीन को हरासा किया जा रहा है। वकास जावेद खान साहब की फैमिली, वो उन्होंने वीडियो भी भिजवाई मुख्तलिफ दोस्तों को, सोशल मीडिया पे भी आई कि जनाब वो उनके घर के ऊपर जाके हल्ला बोल दिया पुलिस ने, और वो वहां पे थे भी नहीं। बड़े पैमाने पे इकट्ठे होकर चले जाते हैं, सादा कपड़े वाले आगे जाते हैं, पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस वाले यूनिफॉर्म वाले पहुंच जाते हैं। एजेंसियां यही काम कर रही हैं जनाब। आजाद कश्मीर के सहाफी सारे, क्योंकि उन्होंने हमें दीवार के साथ लगाया, हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि सफारतकारी के जरिए से मसला हल हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। अब नाजरीन जहां पे इसकी कुछ तफसील है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये मिडल ईस्ट आई ने इसको लिखा है कि ईरानियन ऑफिशियल सेज इजराइल कैरिड आउट सम ऑफ द ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन गल्फ एनर्जी साइट्स। वो ये कह रहे हैं कि गल्फ की कोई एनर्जी साइट्स हैं जहां पे ईरानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जो हमले किए गए हैं वो इसराइल की जानिब से किए गए। अब अरब ममालिक के एनर्जी साइट्स के ऊपर इसराइल हमला कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सोर्सेज से दैट सम ऑफ द अटैक्स नेमली ऑन ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स एंड सिविलियन टारगेट्स वर कैरिड आउट बाय इसराइल टू प्रोवोक गल्फ स्टेट इनटू एंटरिंग वॉर। वो कहते हैं वो जंग के अंदर घसीट के लाना चाहता है, वो उकसा रहा है इन ममालिक को कि आ जाओ जंग के अंदर। अभी यहां पे इसमें ना कुछ और इंफॉर्मेशन भी आई है हमारे पास। वो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि साइप्रस में जो बरतानवी बेस के ऊपर अटैक हुआ था, वहां पे भी ईरान की तरफ से मिसाइल नहीं आया था, यानी वो जो हमला हुआ था वो ईरान की जानिब से नहीं आया था, ये भी कंफर्मेशन हुई है। फिर तुर्की में गिरने वाला जो मिसाइल है उसका मलबा जब चेक किया गया है तो ये SM-3 इंटरसेप्टेड मिसाइल है, यानी ये भी ईरान का नहीं है। इंटरसेप्टर तो ईरान के पास है ही नहीं, ये तो अमेरिका या इसराइल इस्तेमाल करता है। तो ये वहां पे आया, तो तुर्की के अंदर भी जो मलबा गिरा, तो अब कोशिश ये कर रहा है इसराइल के किसी तरह से उकसा के, और इससे पहले कुछ बंदे पकड़े गए कतर में और सऊदी अरब में जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो बम लगाने के मंसूबे बना रहे थे इन दोनों मुल्कों में, और वो पकड़े गए।
वजह ये उसमें समझ आ रही है कि यहां बम लगाए जाए, इन मुल्कों को उकसाया जाए और सारे अरब ममालिक मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दें, तो इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। अब ये नाजरीन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन ईरान ने इसमें ना सिर्फ खबरदार किया है बल्कि अपने पड़ोसियों के नाम एक पैगाम भी वाज़ेह तौर पे उन्होंने जारी कर दिया है। नाज़रीन, इराक का इलाका है नजफ, ये एक सहरा है नजफ। यहां पे कमांडोज उतारे गए हेलीकॉप्टर्स के जरिए से, ये कुछ 6-7 हेलीकॉप्टर आते हैं और वो ये कल की बात है, और उन्होंने सहरा के अंदर कमांडोज और साजो सामान उतारा है। इसके बारे में जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने अपनी जासूसों की एक टोली रवाना की, अपनी फौज की, इराक ने, इराकी ऑफिशियल्स ने, कि जाके चेक करके आओ कि ये कौन लोग हैं, और उस टोली के ऊपर अटैक हो गया जिसमें 2 लोग उनके शदीद जख्मी हो गए और एक फौजी उनका जाँ बहक हो गया। तो इराक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब जो अब तक इसके बारे में पता चला है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि ये अमेरिकन और इसराइली कमांडो हो सकते हैं जिन्हें साजो सामान के साथ उतारा गया है, या कोई और मलेशिया हो सकती है जिनके लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल के लिए। बहरहाल हेलीकॉप्टर के जरिए से इनको उतारा गया है और इनके पास जदीद आलात हैं, कुछ साजो सामान है जंगी, और बहुत मुमकिन है कि मलेशिया जो लड़ना चाह रही है ईरान के साथ, ये उनको हथियार फराहम करें और जो निगरानी के आलात हैं वो भी यहाँ पे इस इलाके में लगाए जाएं ताकि ईरान के खिलाफ इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल किया जा सके। हमारे जर्नैलों को, डिक्टेटर्स को हर दौर में कोई ना कोई सहाफ़ी मुयस्सर रहते हैं। ये एक मखसूस तादाद है और वो हमेशा से इनके साथ रहते हैं। कुछ हमारे ऐसे बुजुर्ग सहाफ़ी हैं जो हर दौर में हर डिक्टेटर को मुयस्सर रहे और वो उन्हें अच्छे मशवरे भी देते रहे और उनकी तारीफ़ें भी करते रहे और उनके बिहाफ पे वो धमकियां भी लगाते रहे सियासी जमातों को और सियासतदानों को। अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है और PMLN को ये कहा जा रहा है कि जनाब अब आपका बोझ मजीद नहीं उठाया जा सकता। यानी PMLN को सुहेल वड़ाइच साहब ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग नून का जो बोझ है या जो इनकी नालायकी है वो अब एस्टेब्लिशमेंट मजीद नहीं उठा सकती। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चक्कर देने की एक कोशिश है, क्योंकि इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वन मैन शो होता है। आसिम मुनीर इज एस्टेब्लिशमेंट, कोई और नहीं है। आसिम मुनीर एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि उनके मुकाबले में दूसरी तरफ जिन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें हटा दिया जाएगा वो PMLN है। तो ये तो एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, ये मुमकिन है कि आसिम मुनीर साहब बतौर एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा आगे चली जाए, या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर मौजूद जर्नैलों को ये लगना शुरू हो जाए कि बेड़ा ही गर्क हो गया, इदारे का भी बेड़ा गर्क हो गया, यानी बहुत बदनामी हो गई, पूरा पाकिस्तान हमसे नाराज़ है, हमने पाकिस्तानियों को नाराज़ भी कर लिया, अपनी बहुत जो इज्जत थी उसको भी हमने ख़राब किया, और उसके अलावा आवाम के साथ अपना ताल्लुक भी हमने बहुत बुरी तरह ख़राब कर लिया, पाकिस्तान की मईशत भी बहुत बर्बाद कर दी, और वो केक जिसमें से सब अपना अपना हिस्सा लेकर खाते थे वो केक ही बहुत छोटा रह गया। पाकिस्तान की मईशत सुकड़ गई और सुकड़ के बहुत छोटी रह गई। तो उस वक्त ये होता है नॉर्मली। परवेज मुशर्रफ को भी शट अप कॉल मिली थी, इससे पहले और जर्नैल हैं उनको भी शट अप कॉल मिलती रही है कि जनाब बस कर दो, अब पूरा इदारा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, आपके खेल अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सिचुएशन अलग होती है। लेकिन अब जो मुख्तलिफ टाउट्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब काम करते हैं, हमेशा से उनकी गुड बुक में रहते हैं, वो अब PMLN को आंखें दिखाना शुरू हो गए, जनाब आपका बोझ हम नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल में बोझ PMLN का नहीं है, बोझ पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, बोझ कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं थी। इस मुल्क के ऊपर जो असल बोझ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के गलत फैसले और इक्तदार में रहने की जर्नैलों की ख्वाहिश है। ये है इस मुल्क के ऊपर असल बोझ, और कोई बोझ नहीं है। 78 साल से हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाया हुआ है। ये बोझ पाकिस्तान की कौम के ऊपर से उतर जाए ना तो हमारी कमर सीधी हो जाए और फिर हम बतौर कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जकड़ के रखा है। मिसाल के तौर पे ये अमारदी जान साहब ने बड़ा अच्छा डाटा पेश किया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी माशी तबाही हो गई पाकिस्तान की, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, पाकिस्तान में बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान में कम तरीन सरमायाकारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान के अंदर से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क को छोड़ कर जा रही हैं, लोग पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान में कोई पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीजें जिस वक्त हो रही हैं उस वक्त हमारी मिलिट्री से जुड़े जो कारोबार हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ वो मुनाफे में जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान